Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer and greetings to all of you on the occasion of Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji, and today we will discuss newspaper analysis dated 8th of November 2022. First news क्या है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 का है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील्ड किया है। 3 जजेस इसके सपोर्ट में थे और 2 जजेस के यहाँ पर डिसेंटिंग आर्गूमेंट थे। तो 2 जजेस के क्या डिसेंटिंग आर्गूमेंट थे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लार्जर क्वेश्चंस क्या है, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन के लिए? तो ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपील किया गया है EWS कोटा को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या ये जो रिजर्वेशन है ये 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकता है, जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% की लिमिट बताई गई थी? तो हाँ, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर EWS को अपील किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो जजेस हैं उनके आर्गुमेंट क्या हैं। इन अ लैंडमार्क रूलिंग मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि इंट्रोड्यूस करता है 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS अमंग द अनरिजर्व्ड कैटेगरीज इन एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि इंट्रोड्यूस करता है 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS अमंग द अनरिजर्व्ड कैटेगरीज इन एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब जिन जजेस ने इसको सपोर्ट किया है उनका क्या आर्गुमेंट है? An instrument, तो reservation is an instrument not only for inclusion of socially and educationally backward classes to the mainstream of society, लेकिन reservation यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है किसी भी सेक्शन या क्लास के इंक्लूजन का जो कि डिसएडवांटेज्ड है। तो किसी भी क्लास और सेक्शन के जो कि डिसएडवांटेज्ड है उनके इंक्लूजन का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वेशन यहाँ पर सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूजन के लिए ही यूज़ होगा। दे अग्रीड डेट द अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वॉलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, हु रिटायर्स ट्यूसडे, एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, इन्होंने किया है डिसेंट। अब इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Justice Bhatt said the application of the doctrine of classification differentiating the poorest segments of the society as one segment, तो क्या किया गया है, poorest segments of the society उनके लिए यहाँ पर EWS कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है, not being beneficiaries of the reservation and the other the poorest who are subjected to additional disabilities due to caste stigmatization or social barrier based discrimination। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है 2 सेगमेंट्स में कि एक सेगमेंट वो है जो कि पुअर है और दूसरा सेगमेंट वो है जो कि जिसने यहाँ पर कास्ट स्टिग्मा को फेस करता है, सोशल बैरियर को फेस करता है। तो वो यहाँ पर हो गया SC ST OBC, और SC ST OBC को आपने इस EWS रिजर्वेशन से बाहर रखा है। तो बेसिकली आप एक डिल्यूजन में रह रहे हो कि अगर कोई यहाँ पर इंसान SC ST OBC है तो क्या वो यहाँ पर गरीब नहीं हो सकता है? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। द लेटर बीइंग जस्टिफिएबली केप्ट आउट ऑफ द न्यू रिजर्वेशन बेनिफिट इज एन एक्सरसाइज इन डिल्यूडिंग आवरसेल्व्स, कि हमें ये लगता है कि जो यहाँ पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है बेस्ड रिजर्वेशन आर समहाउ मोर फॉर्चुनेट। तो हमें क्या लगता है कि जिनको आपने SC ST OBC के बेनिफिट दिए हैं तो ये ज़्यादा फॉर्चुनेट है, तो इसीलिए आपने इनको EWS बेनिफिट से बाहर कर दिया। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपने 2 सेगमेंट्स को क्रिएट कर दिया है। एक सेगमेंट आपने उनका क्रिएट किया है जो कि पुअरेस्ट है और उनको आप EWS बेनिफिट दे रहे हो, और दूसरा सेगमेंट वो है जो कि SC ST OBC है जिनको आप EWS का बेनिफिट नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप को ये डिल्यूजन है कि जो यहाँ पर ST ST OBC का बेनिफिट ले रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्चुनेट है और उनको EWS बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है। ऑन द आर्ग्यूमेंटेड बैकवर्ड क्लासेस आर ऑलरेडी लोडेड विद बेनिफिट्स, तो जब यहाँ पर डिबेट चल रही थी तब ये आर्गूमेंट दिया गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके पास तो पहले से रिजर्वेशन है। ही सेड दीज वर नॉट फ्री पास, तो अगर आपने उनको ये बेनिफिट दिया है, ये रिजर्वेशन दिया है, तो ये कोई फ्री पास नहीं है, ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि उनके साथ यहाँ पर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ वो फेस करते हैं, तो उसके लिए कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है। तो आपने यहाँ पर कोई फ्री पास नहीं दिया है। The minority ruling said the othering of socially and economically disadvantaged classes, including SCs, STs and OBCs, by excluding them from this new reservation on the ground कि उनके पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है, तो ये यहाँ पर इनजस्टिस दिखाता है। तो ये यहाँ पर इनजस्टिस दिखाता है और ये यहाँ पर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वॉलेट करता है। जस्टिस भट्ट पॉइंटेड आउट दैट द सीनो कमीशन को सेटअप किया गया था टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और 2010 में यहाँ पर रिपोर्ट दी गई थी जिसने यहाँ पर NSSO स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2005 को साइट किया था। इसमें ये बताया गया था
31.7 करोड़ पीपल जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसमें से जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वो है 7.74 करोड़, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है 4.25 करोड़, ओबीसी पॉपुलेशन 13.86 करोड़, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो यहाँ पर बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो है 5.85 करोड़। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो SC ST OBC का बेनिफिट ले रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ऐसा तो नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर EWS का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर डिसेंटिंग जजेस ने आर्ग्यूमेंट रखा है। दीज फैक्ट्स एस्टैब्लिश दैट द बल्क ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो वो उन क्लासेस को बिलोंग करते हैं जो कि डिस्क्राइब इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। द माइनॉरिटी रूलिंग एग्रीड कि स्टेट यहाँ पर एम्पावर्ड की स्टेट यहाँ पर प्रोविजन बना सकता है फॉर रिजर्वेशंस फॉर एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर डिसेंटिंग जजेस के आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने डिस्कस किया। Disagreeing with the majority view on 50% cap, Justice Bhatt said petitions challenging the breach by some states are already pending। और इसके ऊपर अभी जजमेंट आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर 50% की लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस 50% को लिमिट को कैसे ब्रीच किया जा सकता है, क्योंकि ये जो 50% की लिमिट को सेटअप किया गया था ये यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है, और उस समय भी कहा गया था कि इसको ब्रीच किया जा सकता है किसी पिकुलियर सर्कमस्टांस में। अब हम चलते हैं आगे। 2 जजेस डिसेंट डिनाइंग दिस टू SCs STs OBCs, तो ये है इनजस्टिस। तो 2 जजेस ने जो डिसेंट किया वो तो हमने देख लिया, और उसके बाद हम यहाँ वाले आर्ग्यूमेंट्स एक बार देखते हैं। Justices Trivedi and Partyawala also touched upon the concept of reservation as originally envisaged for a limited period, और यहाँ पर जिस वजह से रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है उन चीज़ों को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन एंड नहीं है, ये सिर्फ मीन्स है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को इंश्योर करने का। तो रिजर्वेशन यहाँ पर एंड तो है नहीं, रिजर्वेशन को आपको कभी ना कभी तो खत्म करना है। तो रियल सोल्यूशन लाई करता है कि आप उन कॉजेज को कैसे एलिमिनेट करते हो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ती है। ही सेड द रियल सोल्यूशन लाइज इन एलिमिनेटिंग द कॉजेज दैट हैव लेड टू द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। एज लार्जर परसेंटेजेस ऑफ बैकवर्ड क्लास मेंबर्स अटेन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जब यहाँ पर जो परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर SC ST OBC में अगर काफ़ी लोगों का उद्धार हो चुका है, उनको यहाँ पर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, तो उनको यहाँ पर आप रिजर्वेशन देना बंद कर दो। दे शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैकवर्ड कैटेगरी सो दैट द अटेंशन उनके ऊपर की जा सके जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है। इन सच सर्कमस्टांसेस इट्स वेरी मच नेसेसरी टू टेक इन टू रिव्यू द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द वेज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इसीलिए रिव्यू करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन देने का, क्योंकि जो आज की रियलिटीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है। द impugned amendment creates a separate class of economically weaker sections of the citizens from the general without affecting the special rights of reservation जो कि प्रोवाइड किए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास को। 50% ये जो लिमिट है वो ब्रीच हो रही है। जस्टिस माहेश्वरी रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट प्रोवाइडिंग द EWS कोटा ओवर एंड अबव द 50% लिमिट जो कि फिक्स की गई थी बाय द मंडल कमीशन केस, ये वॉलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर, सेइंग कि ये जो सीलिंग लिमिट है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है एंड इन एनी केस ओनली अप्लाइज टू द रिजर्वेशन जो कि एनविसाज किया गया था फॉर द ऑलरेडी रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो अब तो हम यहाँ नया रिजर्वेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, तो ये यहाँ पर 50% की लिमिट को ब्रीच नहीं करता है जो कि सेट की गई थी बाय द इंदिरा साहनी जजमेंट। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो, और आगे भी EWS अमेंडमेंट के ऊपर ही सारी न्यूज़ हैं, एक बार हम डिस्कस तो करेंगे ही। यहाँ पर एक राइस बताया गया है जिसका नाम है झंगोर। तो झंगोर क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ राइस है। सारस फूड फेस्टिवल 2022 तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर जो विमेन ने हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हैं उनकी ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन होगा, मार्केटिंग होगा। तो सारस फूड फेस्टिवल ये सब आपको पता होना चाहिए। और बाकी झांगोर क्या है, ये राइस की एक वैरायटी है। प्राइवेट कॉलेजेस अवेट क्लैरिटी ऑन फंड्स फीस। The promulgation of the 103rd Constitutional Amendment Act introducing a 10% EWS quota in higher education institutions was followed up by the center, और सेंटर ने यहाँ पर और ज़्यादा एडिशनल सीट्स को अप्रूव किया था। ठीक है, एडिशनल सीट्स को अप्रूव करने के बाद यहाँ पर फंड्स की भी बात की गई थी, लेकिन फंड्स अभी तक पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो यहाँ तो ये बताया गया है। Their stance is important as following the passage of the amendment in 2019, Ministry of Education ने, उस समय ये Ministry of HRD हुआ करती थी, एक बिल ड्राफ्ट किया था to implement quota for SC, ST, OBC and EWS category in the private sector। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई लॉ नहीं है जो कि रिजर्वेशन मैंडेट करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। करंटली रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मैंडेटेड बाय एनी लॉ, ऑल्दो द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक क्लॉज ऐड किया था जो कि एक्सपेंड करता है कि जो रिजर्वेशन का स्कोप है वो प्राइवेट वंस में भी होगा।
had added a clause expanding the scope for reservations for socially backward classes in educational institutions including private ones. अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कहना है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनको तो पब्लिक फंड्स मिलते हैं, वेयर एज पीपल आर मेड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अब सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर यहाँ पर रिजर्वेशन होगा तभी यहाँ पर इंक्लूसिविटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनका भी आर्ग्यूमेंट ये है कि उनको यहाँ पर पब्लिक फंड से पैम्पर नहीं किया जाता, उनके पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं. अब हम चलते हैं आगे. रशिया इंडिया स्टैंड फॉर मोर जस्ट पॉलीसेंट्रिक वर्ड. पॉलीसेंट्रिक का मतलब है कि एक या दो सेंटर नहीं होने चाहिए, बहुत सारे सेंटर्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे आपको दो सेंटर दिखेंगे, एक यूएसए सेंटर हो गया, एक रशिया सेंटर हो गया, चाइना भी एक सेंटर बन रहा है. तो हम चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ड हो. रशिया एंड इंडिया स्टैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मोर जस्ट एंड पॉलीसेंट्रिक वर्ड. तो हम चाहते हैं और रशिया भी यही चाहता है कि मोर जस्ट और पॉलीसेंट्रिक वर्ड हो. और बाकी यहाँ पर किसके ऊपर बात की गई होगी? ट्रेड के ऊपर. ट्रेड को कैसे इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज करना है, नेशनल करेंसीज को कैसे यूज़ करना है ट्रेड के लिए कि यहाँ पर रुपी रूबल को यूज़ किया जाए और डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए. G20 प्रेसिडेंस हमारे पास आने वाली है क्योंकि इंडोनेशिया में भी समिट हो जाएगी. उसके बाद जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो हमारे पास आएगी. तो इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. तो PM टू अनवील थीम लोगो वेबसाइट टुडे. G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है. G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकॉनमीज. कौन कौन से कंट्रीज है नाम पता होने चाहिए, प्रीलिम्स में आ चुका है. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन. तो 19 कंट्रीज़ है और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है. तो 20 कंट्रीज़ नहीं है, 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है. द G20 इज़ द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ये रिप्रेजेंट करता है अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, मोर देन 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. अब हम चलते हैं आगे. द पॉवर्टी टेस्ट EWS अमेंडमेंट पर ही आया है जिसको यहाँ पर अपील किया गया है. एक बार डिस्कस करते हैं. The Indian Constitution as a social document promises social justice and therefore mandates making of special provisions for those जिनके अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया गया है historically due to political and electoral compulsions rather than constitutional promises. Successive governments ने क्या किया है? रिजर्वेशन पॉलिसी को ट्वीक किया है कि उनको यहाँ पर वोट मिलते रहें. फॉर एग्जाम्पल 2019 के जनरल इलेक्शंस आने वाले थे, उससे पहले मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज अहेड ऑफ द 2019 जनरल इलेक्शन. द सुप्रीम कोर्ट हैज now upheld the validity of the 103rd constitutional amendment. अब इस अमेंडमेंट में बहुत कुछ पहली बार हुआ है. फॉर इंस्टांस इकोनॉमिक क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया कि ये यहाँ पर सोल क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए. द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस को एक्सक्लूड किया गया है EWS रिजर्वेशन से. तो द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन क्रीमी लेयर OBC वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 15(4) एंड 16(4). द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन वॉज ब्रीच्ड. और यहाँ पर जो रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया है वो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी नहीं है. ये बात आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर कैसे मूव किया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता था. तो कास्ट को आप एक कम्युनिटी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो हम यहाँ पर मूव किए हैं फ्रॉम कम्युनिटी टू इंडिविजुअल. फिर यहाँ पर वेरियस जजमेंट्स की बात की गई. अ क्लोजर लुक एट द जुडिशियल रिस्पॉन्स टू द रिजर्वेशन पॉलिसीज फ्रॉम दोराई राजन टू MR Balaji, Indra Sahani to M Nagaraj shows that the Indian judiciary has not been quite supportive of such policies. तो इंडियन जुडिशरी हमें ज़्यादा सपोर्टिव लगता नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का, क्योंकि यहाँ पर इंडियन जुडिशरी ये चाहता है, उसको ये लगता है इंडियन जुडिशरी को कि रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पर जो मेरिट है उसका डाइल्यूशन हो रहा है. इनफैक्ट पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 77th अमेंडमेंट टू ओवरटर्न इंदिरा साहनी जजमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन. तो प्रमोशन में रिजर्वेशन देना था, उसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था इंदिरा साहनी जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए. Similarly, the 85th constitutional amendment was passed to undo the Veerpal Singh Chauhan and Ajit Singh judgments that had introduced the catch-up rule. अब catch-up rule क्या था बेसिकली? कोई यहाँ पर SC/ST है और कोई यहाँ पर जनरल है. तो SC/ST को प्रमोशन आसानी से मिल जाता था क्योंकि रिजर्वेशन होता था. तो जनरल कैटेगरी का इंसान जो कि उसका सीनियर हुआ करता था वो बाद में जूनियर बन गया, लेकिन बाद में उसका जब उसी पोजीशन के ऊपर प्रमोशन होगा तो यहाँ पर जो जनरल वाला कैंडिडेट है उसको यहाँ पर सीनियर कंसिडर किया जाएगा. ये यहाँ पर रूलिंग थी. अंडर विच जनरल कैंडिडेट्स हु आर प्रोमोटेड आफ्टर SC/ST कैंडिडेट्स विल रिगेन देयर सीनियरिटी ओवर अर्लियर प्रोमोटेड SC/ST कैंडिडेट्स. फिर इसको यहाँ पर क्या किया गया था? ओवरटर्न कर दिया गया था. उसके लिए यहाँ पर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था.
तो कैचअप रूल आई होप आपको समझ आ गया हो कि अगर जनरल कैंडिडेट्स जिनको प्रमोट किया जा रहा है आफ्टर SC ST कैंडिडेट्स, उनको उनकी सीनियरिटी वापस मिल जाएगी ओवर अर्लियर प्रोमोटेड SC ST कैंडिडेट्स। तो जनरल कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड आफ्टर SC ST कैंडिडेट्स विल रिगेन देयर सीनियरिटी ओवर अर्लियर प्रोमोटेड SC ST कैंडिडेट्स। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसको ओवरटर्न किया जा चुका है। तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास टू अंडू दीज जजमेंट्स। बेसिकली इंडियन कोर्ट्स हैव बीन एम्फेसाइजिंग मेरिट, और कोर्ट्स को ये लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से जो मेरिट है उसका डाइल्यूशन होता है। इन सेवरल रिजर्वेशन मैटर्स द कोर्ट्स हैव बीन मोर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ जनरल कैटेगरीज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द EWS रिजर्वेशन इज फॉर द अर्स्ट वाइल जनरल कैंडिडेट्स, और जिसके लिए यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया है 8 लाख का, और ये कवर करता है ओवर 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रेयरली स्ट्रक डाउन सिंस दिस कैन बी डन ओनली ऑन द नैरो ग्राउंड ऑफ द अमेंडमेंट। की यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको तभी स्ट्रक डाउन किया जाता है अगर वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करते हैं। 1973 में जब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया गया था, तब से अब तक ओवर 70 अमेंडमेंट्स हैड बीन पास्ड, और सिर्फ 5 को ही स्ट्रक डाउन किया गया है। और जो रीसेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रक डाउन हुआ था वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि 2016 में यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया गया था। एज पर M नागराज देयर आर 2 टेस्ट दैट कोर्ट्स यूज इन एनी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये देखा जाता है क्या यहाँ पर सरकार के पास पावर थी, क्या यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर थी इसको अमेंड करने की, और क्या इसको अमेंड करने के बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है। तो 2 चीजों को देखा जाता है। द विच टेस्ट दैट एग्जामिन्स द बाउंड्रीज ऑफ द अमेंडिंग पावर एंड वेदर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, क्या ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को ऑल्टर करता है। नो अमेंडमेंट कैन चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेटिस्फाई द टेस्ट वन हैज द हैवी बर्डन टू प्रूव दैट कि इस अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो अनरिकॉग्नाइजेबल हो चुका है। इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम सो फार वॉज केटरिंग टू ओनली हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड सोशल बैकवर्डनेस। द एक्सटेंशन ऑफ दिस बेनिफिट टू अदर्स इन द ओपिनियन ऑफ जस्टिस माहेश्वरी, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को नहीं चेंज करता है, और ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वॉलेट करता है। ही ऑब्जर्व दैट द न्यू रिजर्वेशन इज इन फर्दरेंस ऑफ द प्रीएम्बल गोल, जो कि है कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना है। द अदर जजेस वर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट एनी प्रोविजन दैट इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, और DPSP तो आप ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है। द मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज राइट इन सेइंग दैट दो रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस इज न्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन दे दिया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है। जस्टिस माहेश्वरी हैज कोटेड अ नंबर ऑफ जजमेंट्स इन विच पॉवर्टी को मेंशन किया गया था एज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ बैकवर्डनेस, बट देन द इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज इंडिविजुअल अनलाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो कैसे मूव हुआ है, कास्ट से मूव हुआ है टू इंडिविजुअल। इट कैरीज नो सोशल स्टिग्मा। द कोर्ट हैज गॉन अगेंस्ट द अर्लियर प्रेसिडेंट ऑन दिस पॉइंट, विच इज व्हाई जस्टिस भट्ट वाज नॉट एबल टू परसुएड हिमसेल्फ टू एग्री विद दिस रीजनिंग, पर्टिकुलरली कि EWS से यहाँ पर SC ST OBC कैटेगरीज को क्यों एक्सक्लूड किया गया है। The majority was of the view that such an exclusion was inevitable, क्योंकि पहले से उनके पास प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं। इफ एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज को नहीं एक्सक्लूड किया जाता तो यहाँ पर एक्सेसिव बेनिफिट और एडवांटेज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती। जस्टिस भट्ट ऑब्जर्व दैट द जो बल्क ऑफ पुअरेस्ट पीपल है वो आपको SC ST OBC में मिल जाएंगे, तो उनका जो एक्सक्लूजन किया गया है EWS से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। द मेजॉरिटी ऑल्सो साइटेड अ नंबर ऑफ अर्लियर जजमेंट्स ऑन द 50% सीलिंग सच एज NM Thomas, in which Justices Fazal Ali and VR Krishna Iyer observed that the arithmetic limit can't be pressed too far। तो यहाँ पर 50% लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। ये आप देख रहे हो नेक्स्ट आर्टिकल मंडल प्लस, ये EWS कोटा पर ही, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं जो भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक वर्डली वाइज है, इक्वालिटी में बी अ फिक्शन। तो इक्वालिटी यहाँ पर काल्पनिक हो सकती है, बट नॉनथेलेस इक्वालिटी एक गवर्निंग प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इक्वालिटी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इक्वालिटी एक गवर्निंग प्रिंसिपल होना चाहिए, एंड दिस इज बाय BR अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर फ्री स्पीच। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि इलॉन मस्क ने ये कहा है कि जो ट्विटर पे ब्लू टिक मिलेगा तो इसके लिए आपको सिर्फ मनी देने की ज़रूरत है, $8 पर मंथ, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी होने चाहिए, आप यहाँ पर कोई पॉलिटिकल हेड होने चाहिए तभी आपको ब्लू टिक मिलेगा। जिसको भी ब्लू टिक चाहिए वो यहाँ पर पैसा दे सकता है और उसको यहाँ पर ब्लू टिक मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ऑथर ने ये बताई है कि आपने ब्लू टिक देने की बात तो कर दी, अभी जो ब्लू टिक है इसका कुछ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लू टिक उनको ही मिलता था जिनकी यहाँ पर सिक्योरिटी वेरीफाई है कि हाँ यही यहाँ पर ओरिजिनल पर्सन है। तो आप तो पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी का पर्पस है उसको ही डिफीट कर दे रहे हो अगर आप यहाँ पर ब्लू टिक मनी के रेफरेंस में दे रहे हो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे, दिल्ली एस पीस मेकर। तो कल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि वो यहाँ पर नेगोशिएशंस कर सकते हैं और बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज जिसमें रशिया और यूक्रेन है, लेकिन यूक्रेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसको। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
S. Jaishankar arrives in Russia this week for a bilateral visit. There is growing international interest in the potential Indian diplomatic contribution to ending the tragic war in Ukraine. अब यूक्रेन में वॉर हो रहा है, यूरोप के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और 6-7 महीने में ही हम यहाँ पर $90 बिलियन खर्च कर चुके हैं ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल भर में लगभग हमारे $180 बिलियन चले जाएंगे. तो जो पूरा बजट है वो यहाँ पर बिगड़ जाता है. फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं. सरकार को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करना पड़ रहा है. सरकार का जो एक्सपेंडिचर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. तो हमारे भी ये पक्ष में ही है कि ये वॉर यहाँ पर खत्म हो. India has reasons to be satisfied that there is a better appreciation of its position on Ukraine in the Western public discourse. तो हम रशिया यूक्रेन के वॉर पर हमने यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को मेंटेन किया है. जो हमारे इंटरेस्ट में हम उसके साथ खड़े रहे हैं. In the last few months, the Western media and think tanks had been relentless in their criticism of the Indian approach to the crisis as lacking moral and strategic clarity in the face of Russia's unprovoked aggression. तो वेस्टर्न मीडिया का ये कहना था कि हम यहाँ पर मॉरल और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी खो चुके हैं और हम यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं. Through the last 9 months, Delhi was reluctant to explicitly criticize Russian aggression against Ukraine. और हम तो यही कह रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से जो वॉरिंग पार्टीज है उनको रिजॉल्व करना चाहिए. एट द सेम टाइम इंडिया रिफ्यूज टू इंडोर्स रशियन एग्रेशन. तो हमने यहाँ पर रशियन एग्रेशन को इंडोर्स भी नहीं किया. हमने ये भी नहीं कहा कि रशिया ने अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया ने सही किया है. और हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. यूनाइटेड नेशंस का चार्टर यहाँ पर बात करता है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, वॉन्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड सॉट टू ड्रॉ अटेंशन टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द ग्लोबल साउथ. तो ग्लोबल साउथ के ऊपर वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो हमारे लिए यहाँ पर जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए. इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज अ मेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर दिल्ली वाज कमिंग फ्रॉम. और हमारी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, जो रशिया हमारा ओल्ड पार्टनर है, उसके बाद रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट है फॉर आवर मिलिट्री सप्लाईज. ऑफिशियल वॉशिंगटन नेवर लेट्स द हीट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस इन यूरोप अंडरमाइन द लॉन्गर टर्म अमेरिकन इंपेरेटिव ऑफ एंगेजिंग इंडिया टू स्टेबलाइज द इंडो पैसिफिक. और वॉशिंगटन को भी हमारी जरूरत है इंडो पैसिफिक में. अगर इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी चाहता है वॉशिंगटन, तो इंडिया के साथ वॉशिंगटन को कोऑपरेट करने की जरूरत है. द सेम कांट बी सेड अबाउट यूरोप, क्योंकि यूरोप ही वो कॉन्टिनेंट है जहां पर वॉर चल रहा है और ये सबसे बड़ा वॉर है सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कैन इंडिया टेक ऑन अ लार्जर डिप्लोमेटिक रोल नाउ. गुड रिलेशंस विद मॉस्को एंड वॉशिंगटन डू पुट साउथ ब्लॉक इन एन इंटरेस्टिंग पोजीशन. बट इंडिया इज नॉट द ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूएस एंड द रशिया, क्योंकि यूएस और रशिया को यहाँ पर थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है. वो आपस में भी बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बताने की आपकी रेड लाइन क्या है, आपको इसको क्रॉस नहीं करना है. द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव फ्रीक्वेंटली टॉक टू ईच अदर. और एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं कि आप यहाँ पर ये रेड लाइन है, आपको इसको क्रॉस नहीं करना है. मीनवाइल द ऑनसेट ऑफ विंटर. अब जब विंटर आएगा तो जो पॉसिबिलिटी है वॉर की वो थोड़ी कम हो जाएगी और यहाँ पर टाइम मिल जाएगा दोनों ही पार्टीज को कि दोनों ही पार्टीज यहाँ पर अपनी टैक्टिक्स को रिवाइज कर सके, रीग्रुप कर सकें एंड rethink their strategy and tactics. Even more consequential are the shifting politics of the war among the belligerents. For Russian President Vladimir Putin, the special military operation जो कि उन्होंने सोचा था कि क्विक विक्ट्री हो जाएगी और वो यहाँ पर कीव को कैप्चर कर लेंगे, ये पूरी तरीके से मिस एडवेंचर बन चुका है. अब रशिया के लिए जीतना तो बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर रशिया को क्या करना चाहिए, रशिया को ड्रॉ कर लेना चाहिए और जो भी यहाँ पर टेरिटोरियल गेन्स हुए हैं उतने में ही रशिया को संतुष्ट हो जाना चाहिए. Putin's current focus on destroying the Ukrainian cities and the occasional threat to use nuclear weapons, ये सिर्फ यहाँ पर रशिया की वीकनेस को ही दिखा रहा है. From a military perspective, there is no easy way for Russia to secure a victory in this war. तो पुतिन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, पुतिन को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर ऑनरेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए. इसकी वजह से उनका जो पॉलिटिकल फेस है वो भी सेव हो जाएगा और जो थोड़े बहुत गेन्स हुए हैं वो भी वो सिक्योर कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये जो दूसरे वाले हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो. इनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर रशिया ने कैप्चर किया है ये उन सबको रिकैप्चर करना चाहते हैं और हो सके तो क्राइमिया को भी रिकैप्चर करना चाहते हैं. अब ये भी इतना आसान नहीं है. अनलाइक द रशियन ट्रूप्स, द यूक्रेनियन फोर्सेस आर ट्राइंग टू सेव देयर नेशन अगेंस्ट एग्रेशन एंड हैव इन्फ्लिक्टेड सिग्निफिकेंट मिलिट्री डिफीट्स ऑन द रशियंस. लेकिन इस वॉर को 9 महीने हो चुके हैं, तो इतने टाइम के बाद तो सबके अंदर फटीक आ जाता है. बट कैन ज़ेलेंस्की सक्सीड इन लिबरेटिंग ऑल टेरिटरीज जो कि रशिया ने ऑक्यूपाई की थी. 2014 में रशिया ने क्राइमिया को भी ऑक्यूपाई किया था. ज़ेलेंस्की might like to fight on until he realizes that goal, but there are second thoughts in the western coalition जो कि बैक कर रहे हैं यूक्रेन को. तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का भी यही सोचना है कि वेस्टर्न कंट्रीज और यहाँ पर रशिया मिलकर बात करें. The West had bet that the massive sanctions it imposed after Moscow launched its war against Ukraine, और इनको ये लगा कि रशिया की इकॉनमी पूरी तबाह हो जाएगी. रशिया तो अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस के ऊपर इसके इम्पैक्ट देखना शुरू हो चुके हैं. As the economic and energy cost of the war mount, there is growing
पॉलिटिकल सपोर्ट इन यूरोप फॉर अ क्विक रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कि इस कन्फ्लिक्ट का यहाँ पर रिजोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि विंटर आ रहे हैं और विंटर्स में यूरोप को यहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन द यूएस विच इज इमर्ज्ड इज द मेन सपोर्टर ऑफ यूक्रेन, देयर आर बोथ रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, जो कि क्वेश्चन करें कि अमेरिका यहाँ पर ब्लैंक चेक लगातार क्यों प्रोवाइड करा है यूक्रेन को। अभी तक अमेरिका $18 बिलियन दे चुका है यूक्रेन को। ऑल्दो दीज डेवलपमेंट्स नीड नॉट be fatal to US strategy, Washington is beginning to recalibrate in important private advice to Kyiv last week। Washington ने यहाँ पर ये कहा कि जेलेंस्की को यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए और नेगोशिएशन करनी चाहिए विद पुतिन। Washington is not saying at least for now कि यूक्रेन को अपनी टेरिटरीज को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर वॉशिंगटन पॉइंट कर रहा है कि जेलेंस्की को यहाँ पर पुतिन से बात करनी चाहिए। बट इट इज पॉइंटिंग आउट दैट जेलेंस्कीज हार्ड लाइन माइट इंटेंसिफाई द यूक्रेन फटीक। तो ये जो फटीक वाला पॉइंट है ना, ये हो जाता है आप यहाँ पर 9 महीने से वॉर लड़ रहे हो। द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर टेल्स अस दैट रूम फॉर डिप्लोमेसी ओपन्स अप जब यहाँ पर डेडलॉक हो जाता है बैटल फील्ड में, और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें डेडलॉक हो चुका है, तो यहाँ पर डिप्लोमेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है द जर्मन डीकपलिंग। तो हमने कुछ टाइम पहले ये डिस्कस किया था, जो जर्मन चांसलर है ओलेफ शोल्स, वो बीजिंग की विजिट पर गए थे, वो चाइना में गए थे। क्या टॉक्स हुए वो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया जो जर्मन है वो डीकपल कर रहा है। डीकपल मतलब होता है अलग होना, एज सच वैसे अलग नहीं होना जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है जर्मनी, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है चाइना के साथ, क्योंकि यहाँ पर उसको भी अपना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, वो भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर जो जर्मन है वो डीकपल कर रहे हैं। German Chancellor Olaf Scholz is the first G7 leader to visit China since the pandemic. The world has changed after the public health crisis. Germany-China relations appear to be finding their old normality. यूएस और चाइना के रिलेशंस डिटोरेट हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके रिलेशंस भी चाइना के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जो जर्मनी है वो रिलेशंस को लेकर अपनी ऑटोनॉमी रखता है। ये हमने जर्मनी का रशिया के साथ भी देखा और ये हम जर्मनी का चाइना के साथ भी देख रहे हैं। ऑन चाइना इट रिमेन्स कॉशियस, क्योंकि यहाँ पर जो जर्मनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्रिटिकल है। शॉल्स बिगिन हिज एशिया पॉलिसी, सबसे पहले जापान गए, चाइना जाने से पहले जापान गए एंड देन मेट विद पीएम मोदी इन बर्लिन। चाइना वॉज नॉट अकॉर्डेड प्राइमेसी, लेकिन जर्मन को ये पता है कि जो चाइना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप इज मिफ्ट कि जर्मनी यहाँ पर इंगेज हो रहा है चाइना से खुद से ही, तो ऐसा क्यों कर रहा है जर्मनी। The Scholz visit indicated German strategic autonomy. The same autonomy is visible जब यहाँ पर जर्मनी के रिलेशंस हम रशिया के साथ देखते हैं। How will Germany maintain its leadership of Europe if it swings away for its own reasons? तो यहाँ पर जर्मनी का ये कहना है कि हम उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही इंगेज कर रहे हैं जो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन चाहता है। Secondly, the world has also changed. Russia was a threat to be tackled with Chinese help, और चाइना जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का वॉज रिमाइंडेड कि यहाँ पर चाइना की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि चाइना यहाँ पर यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स को अवॉइड करे और रशिया को इन्फ्लुएंस करे कि रशिया इस वॉर को बंद करे। Germany had no interest in seeing the emergence of blocs once again, and Berlin engages different partners. China should not be isolated, nor could there be a coziness with a Chinese-dominated world order. तो ये यहाँ पर जर्मनी का जस्टिफिकेशन है। तो बेसिकली हमने जो भी रीड किया और आगे हम जो भी रीड करेंगे, तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है, सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। बेसिकली जो भी सोर्सेज यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल है एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल है। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। If you are interested, then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID, and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID। तो बेसिकली करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जितना पढ़ाया जाएगा, अगर आप उतना पढ़ लेते हो, उतना रिवाइज कर लेते हो, तो अगर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपकी उसमें गलती नहीं है, वो क्वेश्चन ही ऐसा आया है जो कि किसी से भी नहीं बन सकता है। तो अगर आप इसको कवर कर लोगे तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 95% क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से कर ही लोगे। अब हम चलते हैं आगे। ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर ही आया है, व्हाट इज द 103rd अमेंडमेंट एक्ट।
द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल्स 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रोवाइड करते हैं 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस अदर देन अमंग बैकवर्ड क्लासेस एससीज एसटीज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर एससी एसटीज को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है वो यहाँ पर बाकियों के लिए है, एससी एसटी ओबीसीज के लिए नहीं है। तो amendment inserted articles 15 clause 6 and 16 clause 6 in the constitution to provide up to 10% reservation to economically backward sections other than among backward classes SCs and STs in higher educational institutions and initial government jobs. इट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्वेशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आर्टिकल 15 यहाँ पर प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 यहाँ पर गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द एडिशनल क्लॉजेस गेव पार्लियामेंट की पार्लियामेंट यहाँ पर स्पेशल लॉज ईडब्ल्यूएस की तरह भी बना सकती है, जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट बनाती है फॉर एससीज एसटीज एंड ओबीसीज, वैसे ही पार्लियामेंट को यहाँ पर स्पेशल पावर प्रोवाइड होगी कि पार्लियामेंट यहाँ पर स्पेशल लॉज बना सकती है फॉर ईडब्ल्यूएस। डेफिनेशन क्या है ईडब्ल्यूएस की? बेनिफिशियरीज मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन। तो पहला, कोई और उनको प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए एसटी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का। जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पर 8 लाख होनी चाहिए। द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड इनकम, तो यहाँ पर जो ग्रोस एनुअल फैमिली इनकम है ये यहाँ पर 8 लाख होनी चाहिए। ऑल्सो दे कुड नॉट क्लेम बेनिफिट्स अंडर द ईडब्ल्यूएस कोटा अगर उनकी फैमिली के पास कुछ स्पेसिफिक असेट्स हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट से ये पूछती है कि आप इस 8 लाख क्राइटेरिया पर पहुंचे कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द गवर्नमेंट हाउ द ₹8 लाख क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड। तो सेंटर ने ये कहा कि उनको कुछ टाइम दिया जाए और सेंटर इस क्राइटेरिया को रिविजिट करना चाहता है। फिर सेंटर ने यहाँ पर 3 मेंबर पैनल बनाया। जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और कमेटी का ये कहना था ये जो 8 लाख का थ्रेशोल्ड है ये रीजनेबल है और इसको रिटेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने और क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो कमेटी का ये कहना है कि आपको उस पर्सन को एक्सक्लूड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि उसकी इनकम यहाँ पर 8 लाख से कम है या नहीं है। अगर उसकी फैमिली के पास यहाँ पर 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाना चाहिए फ्रॉम ईडब्ल्यूएस बेनिफिट। हाउएवर द कमिटी सेड ईडब्ल्यूएस में एक्सक्लूड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम अ पर्सन हुज फैमिली हैज 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव। और यहाँ पर जो रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया ये पहले हुआ करता था तो ये कहा गया कि इसको यहाँ पर पूरी तरीके से ऑल टुगेदर रिमूव कर देना चाहिए। तो 8 लाख का क्राइटेरिया ये तो इन्होंने कहा रीजनेबल है, उसको रिटेन किया जा सकता है, लेकिन जिनके पास यहाँ पर 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है जिनकी फैमिली के पास, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया इसको पूरी तरीके से रिमूव किया जाना चाहिए। Can there be quotas based on economic criteria alone? तो इसका आंसर है yes. Yes. In his opinion, Justice Dinesh Maheshwari said that poverty is an adequate marker of deprivation और यहाँ पर economic criteria sole criteria हो सकता है रिजर्वेशन देने के लिए। Is exclusion of SC, ST, SC, BC from quota discriminatory? No. Justice Maheshwari said that there can't be competition of claims क्योंकि यहाँ पर जो SC, ST, OBC हैं उनके पास पहले से प्री एक्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं। फिर नेक्स्ट कैन कोटा फॉर पुअर ब्रीच द 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशंस। तो अगर इसको अपील किया गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 50% लिमिट को ब्रीच कर सकता है। सेवरल इश्यूज इन द ईडब्ल्यूएस कोटा चैलेंज फॉर बेस्ड ऑन द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क 1992 इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट। तो उस समय 9 जज बेंच थी जिसने यहाँ पर अपील किया था 27% कोटा फॉर द ओबीसीज बट हैड स्ट्रक डाउन द 10% कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और यहाँ पर पहला की पॉइंट ये था कि सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता रिजर्वेशन देने के लिए। द फर्स्ट की पॉइंट इन दैट रूलिंग वाज दैट अ बैकवर्ड क्लास कांट बी डिटरमाइंड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर 50% की लिमिट को क्रॉस ना करे अनलेस स्पेशल केस वॉज मेड आउट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस एंड पिक्यूलियर कंडीशन। तो पिक्यूलियर कंडीशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यहाँ पर जो 50% की लिमिट है उसको ब्रीच किया जा सकता है। द मेजॉरिटी ओपिनियन बाय जस्टिस माहेश्वरी हेल्ड दैट द 50% सीलिंग जो यहाँ पर सेट की गई थी ये यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन देने के लिए ये लिमिट सेट नहीं की गई। मोर ओवर दिस सीलिंग लिमिट हैज नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल। और ये नहीं कि ये लिमिट यहाँ पर पूरी तरीके से हार्ड है, रिजिड है, इस लिमिट को वॉलेट किया जा सकता है। Can private colleges be forced to have EWS quota? Yes. Under Article 15+5 of the Constitution, स्टेट के पास यहाँ पर पावर है कि state has the power to make reservations in private educational institutions. Can private colleges be forced? Yes, they can be forced to have EWS quota. Reservation यहाँ पर shift हुआ है from caste to income and community to individuals. In upholding the 103rd constitutional amendment introducing a 10% quota for EWS, Supreme Court ने यहाँ पर endorse किया है a crucial shift in affirmative action from being a tool for enabling community based, क्योंकि अभी यहाँ पर कैसे दिया जाता था SCs, STs, OBCs को, तो ये यहाँ पर move हुआ है to tackling individual deprivation. Next है US में midterm elections के लिए वोटिंग होगी, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक टॉपिक है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सेनेट में क्या होता है इनकी, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डीप डिवाइड फ्रेटफुल वोटर्स यूएस मिड टर्म इलेक्शंस टुडे नहीं डिस्कस करेंगे।
COP27 कहाँ पर हो रहा है? इजिप्ट के शर्म अल शेख में। अब यहाँ पर एक आइरिस बताया गया, CDRI। CDRI क्या है? CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया बैक्ड है। तो CDRI ने एक प्लान लेकर आए थे आइरिस का। आइरिस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो बस आपको ये पता होनी चाहिए, CDRI एक IRIS लेकर आए थे, आइरिस दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर जो COP27 मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसके ऊपर अभी तक टॉक्स हो नहीं पाई। इट इज सपोज टू कम फ्रॉम द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि कंट्रीज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है हिस्टोरिकल इमिशंस के लिए, तो उनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को मनी प्रोवाइड करें। ये कंट्रीज हैं, इनका ग्रुप होगा 40 कंट्रीज का। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनको यहाँ पर मनी प्रोवाइड करना है टू द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। दीज कंट्रीज, अ ग्रुप ऑफ अबाउट 40 आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड मनी फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट एक्शन, रिडक्शन ऑफ एमिशंस, एडेप्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। और 2015 पेरिस एग्रीमेंट के तहत ईच कंट्री इज सपोज टू टेक एक्शन द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जैसा कंट्री है, तो इंडिया के यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव्स होते हैं तो इंडिया उनको फंड कर सकता है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज नहीं फंड कर सकते, उनको यहाँ पर मनी की जरूरत है। लार्ज वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया और ब्राजील फाइनेंस मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, लेकिन जो पुअरर कंट्रीज है वो डिपेंडेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर UN चीफ ने लीडर्स को ये बोला है कि या तो आपको क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर कोऑपरेट करने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पर सब लोग पेरिश हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। देब्रॉय, देयर शुड बी अ सिंगल GST रेट। तो यहाँ पर क्या सजेशन दिया गया है कि GST में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, तो ये जो रेट है इसको यहाँ पर सिंगल रेट रखने की जरूरत है, तभी यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन वो इंक्रीज हो पाएगा। स्टेटिंग दैट द करंट टैक्सेशन सिस्टम इज नॉट जनरेटिंग इनफ रेवेन्यूज टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड सर्विसेज डिलीवरी। और इसका एक रीजन ये है कि हमारे पास GST में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स है, तो इनको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, और हमारे पास यहाँ पर सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट होना चाहिए और एग्जेम्पशन लेस टैक्स रिजीम होनी चाहिए। अब एग्जेम्पशन प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लिटिगेशन होते हैं। द कंबाइंड टैक्स कलेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट ये है जस्ट 15% ऑफ द GDP, तो इसको यहाँ पर 23% ऑफ द GDP करने की जरूरत है, तभी हमारे पास यहाँ पर अप्रोप्रिएट मनी होगा स्पेंड करने के लिए ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। देयर आर 4 मेजर GST स्लैब्स नाउ, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर लिटिगेशन इंक्रीज होते हैं। Debroy said that if the differential tax rates for products of elitist nature and those of mass consumption is done away with, इसकी वजह से यहाँ पर जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगा। और इन सब की वजह से क्या होता है, जो रेवेन्यू फॉरगॉन होता है वो यहाँ पर होता है 5 to 5.5% ऑफ द GDP। जो टैक्स इवेजन है वो तो इलीगल है, लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लॉसेस का यूज करके जो यहाँ पर टैक्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये तो लेजिटिमेट है। तो ये सब आपको बंद कराने की जरूरत है। ये तभी बंद हो पाएगा जब आपके पास यहाँ पर रैशनलाइज्ड GST होगा, तो वो यहाँ पर करने की जरूरत है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।